बात होती है और हमें एक प्लेन में मारिया और हेनरी को दिखाया जाता है जो पति पत्नी है। ये दोनों अपने तीनों बेटे लूकस, थॉमस और सिमोन के साथ थाईलैंड जा रहे होते हैं क्रिसमस की छुट्टियां मनाने। थाईलैंड पहुंचते ही इन्हें वहां एक खूबसूरत कमरा दिया जाता है जहां का नजारा काफी खूबसूरत होता है क्योंकि वो रिजॉर्ट समुद्र के किनारे बना हुआ था। अब अगले दिन ये सभी क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। हेनरी अपने बच्चों को क्रिसमस गिफ्ट्स देता है जिसे पाकर सभी काफी खुश हो जाते हैं। 2 दिनों तक ये लोग वहाँ काफी एंजॉय करते हैं और तीसरे दिन हेनरी मारिया को बताता है कि मेरी जॉब खतरे में है। कंपनी से मैसेज आया है कि कुछ एम्प्लॉय को कंपनी से बाहर निकाला जा रहा है और उसमें मेरा भी नाम शामिल है। ये सुनकर मारिया कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं फिर से काम करूंगी। दरअसल मारिया एक डॉक्टर है मगर बच्चों और घर को संभालने के लिए उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी। हेनरी कहता है ठीक है, हम इस बारे में सोचेंगे, फिलहाल मैं बच्चों के साथ खेलने जा रहा हूँ। ये कहकर हेनरी अपने बच्चों के पास स्विमिंग पूल में खेलने चला जाता है पर तभी मारिया कुछ अजीब सा नोटिस करती है। वो देखती है कि आसमान में पंछी तेजी से उड़ रहे हैं और जमीन भी हिल रही है, मौसम भी अजीब सा हो रहा है। मारिया को समझ आ जाता है कि कुछ तो भयानक होने वाला है। तभी समुद्र की एक बहुत ऊंची लहर वहां आती है और पूरी रिजॉर्ट को अपने चपेट में ले लेती है। दरअसल ये एक सुनामी होता है जिसमें उस रिजॉर्ट के सारे लोग बह जाते हैं। अब कुछ देर बाद हमें मारिया को दिखाया जाता है जो एक पेड़ के सहारे खड़ी है। वो जोर जोर से अपने परिवार को आवाज लगाती है लेकिन उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। पर तभी मारिया को अपना बड़ा बेटा लूकस दिखाई देता है। अब मारिया किसी तरह अपने बेटे के पास जाने की कोशिश करती है मगर तभी एक और बड़ी लहर वहां आती है जिसमें दोनों फिर से बिछड़ जाते हैं। लूकस किसी तरह एक खंबे के सहारे खुद को बहने से रोकता है और अपनी मॉम को काफी आवाज लगाता है पर उसकी मॉम उसे कहीं नहीं दिखती। लूकस काफी रोने लगता है पर तभी उसे उसकी मॉम एक कचरे के ढेर के पास दिखती है। लूकस जल्दी से अपनी मॉम के पास जाता है और उसके गले लग जाता है। मारिया को काफी चोट लगी होती है। वो किसी तरह अपने घाव पर एक कपड़ा बांधती है ताकि खून का बहना कम हो। इन दोनों को सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। दोनों उस पेड़ पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं पर तभी इन्हें एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। मारिया लूकस से कहती है हमें उसकी मदद करनी चाहिए पर लूकस मना कर देता है। वो कहता है मॉम अगर दोबारा तूफान आ गया तो हम यहीं मर जाएंगे। इस पर मारिया कहती है अगर वो तुम्हारा भाई साइमन या थॉमस में से कोई एक होता तो क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़ देते। पर यहाँ दोनों जानते थे कि साइमन और थॉमस और साथ ही हेनरी, इन तीनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। अब लूकस अपनी मॉम की बात सुनकर उस बच्चे को बचाने के लिए जाता है जो कचरे के ढेर में फंसा हुआ था। लूकस उस बच्चे को पेड़ पर चढ़ाता है। अब चूंकि मारिया के पैर में काफी चोट लगी हुई थी इसलिए वो पेड़ पर नहीं चढ़ पा रही थी। ये देखकर लूकस अपनी पीठ के सहारे अपनी मॉम को किसी तरह बहादुरी से पेड़ पर चढ़ाता है। अब ये तीनों रेस्क्यू टीम के वहाँ आने का इंतजार करने लगते हैं और कुछ ही देर बाद पास के ही गाँव के लोग वहाँ आते हैं बचे हुए लोगों की मदद करने के लिए और उन लोगों की नजर इन तीनों पर पड़ जाती है। अब वे लोग मारिया को अपनी गाड़ी में लेकर पास के ही हॉस्पिटल लेकर जाते हैं मगर इस दौरान डेनियल यानी कि वो बच्चा जिसे इन्होंने बचाया था वो कहीं छूट जाता है। अब ये लोग जैसे ही हॉस्पिटल जाते हैं हॉस्पिटल की हालत देखकर इन्हें समझ आ जाता है कि ये सुनामी कोई मामूली सुनामी नहीं थी क्योंकि हॉस्पिटल मरीजों से भरा पड़ा था। टीवी पर भी इस भयानक सुनामी से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जा रहा था। मारिया की हालत काफी खराब हो रही थी और चूंकि मारिया एक डॉक्टर थी इसलिए वो लूकस से कहती है कि मुझे कुछ एंटीबायोटिक चाहिए, तुम ढूंढो। लूकस को दवाई तो मिलती है मगर उसे थाई लैंग्वेज समझ नहीं आता। तभी वहाँ एक डॉक्टर आ जाता है। मारिया उस डॉक्टर से कहती है मेरे बेटे को देखिए, इसका इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई नहीं है। मेरा काफी खून बह चुका है, आपको इसे रोकना होगा। मैं भी एक डॉक्टर हूँ। अब वो डॉक्टर मारिया को इंजेक्शन लगाता है और मरहम पट्टी करके उसे बाहर मरीजों के साथ रख दिया जाता है। लूकस मारिया के पास ही बैठा हुआ था कि तभी अचानक मारिया को वॉमिटिंग होने लगती है और वॉमिटिंग में उसके पेट से वो कचरा बाहर निकलता है जो कचरा पानी में डूबने के दौरान उसके पेट में चला गया था। अब थोड़ी देर बाद मारिया देखती है कि उस हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग खोए हुए अपनों को ढूंढ रहे हैं। ये देखकर मारिया लूकस से कहती है लूकस तुम्हें इनकी मदद करनी चाहिए। लूकस जो अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था वो थोड़ा सोचता है और फिर अपनी मॉम से कहता है आप यहीं रहेंगी ना। मारिया कहती है मैं अभी कहाँ जा सकती हूँ, मैं यहीं रहूंगी, प्रॉमिस।
अब लूकस अपनी मॉम की बात मानकर लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। वो एक पेन और पेपर लेता है और उस हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट होते हैं वो उनके खोए हुए फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स लिखकर उन्हें ढूंढने लगता है। ढूंढने के दौरान उसे मॉर्टन नाम का एक लड़का मिलता है। मॉर्टन के डैड ने ही लूकस से सबसे पहले मदद मांगी थी। अब मॉर्टन की मिलते ही लूकस भागकर उसके डैड के पास जाता है और उनसे कहता है कि आपका बेटा मिल गया। मॉर्टन को अपने डैड से मिलते हुए देखकर लूकस को काफी अच्छा लगता है। वो काफी इमोशनल भी हो जाता है क्योंकि उसे उसके डैड की याद आ जाती है। अब ये बात बताने के लिए कि उसने एक बच्चे को उसके डैड से मिलाया है, लूकस अपनी मॉम के पास जाता है। पर वहाँ जाते ही लूकस देखता है कि जिस बेड पर उसकी मॉम थी वो बेड खाली है। ये देखकर लूकस काफी परेशान हो जाता है और जोर जोर से अपनी मॉम को आवाज लगाने लगता है। पर तभी पास में खड़ी नर्स उसके पास आती है और काफी समझाकर उसे शांत करती है। फिर वो नर्स लूकस को लेकर एक कैंप में जाती है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे। अब वो नर्स लूकस के कपड़े पर एक स्टिकर चिपका देती है, जो स्टिकर उन बच्चों के कपड़ों पर भी लगे हुए थे। ये देखकर लूकस समझ जाता है कि वो भी अब इन बच्चों की तरह अनाथ हो चुका है क्योंकि अब उसकी मॉम भी इस दुनिया में नहीं रही। वहीं दूसरी तरफ हम रिजॉर्ट को देखते हैं जहाँ हमें हैंडी को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा था। वो हर तरफ अपनी फैमिली को ढूंढ रहा होता है पर कोई भी उसे नहीं मिलता। थक हार कर हैंडी रिजॉर्ट के उसी कमरे में जाता है जहां वो अपनी फैमिली के साथ रुका था। वहां हैंडी को अपने दोनों बच्चे थॉमस और साइमन मिल जाते हैं। दोनों ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई थी। अपने दोनों बच्चों से मिलकर हैंडी काफी खुश होता है। अब हैंडी अपने बेटे थॉमस से कहता है कि तुम अपने छोटे भाई साइमन को लेकर रेस्क्यू टीम के साथ यहाँ से कैंप चले जाओ। मैं तुम्हारी मॉम और तुम्हारे भाई लूकस को ढूंढकर अपने साथ लेकर आऊंगा। थॉमस कहता है, डैड मैं साइमन का ध्यान कैसे रख सकता हूँ? मैंने आज से पहले ये काम नहीं किया। मैं भी आपके साथ मॉम और लूकस को ढूंढना चाहता हूँ। इस पर हैंडी कहता है, साइमन काफी छोटा है, वो परेशान हो जाएगा और तुम भी। अब काफी समझाने के बाद थॉमस मान जाता है और अब हैंडी अपने दोनों बेटों को रेस्क्यू टीम के साथ वहाँ से भेज देता है। इसके बाद हैंडी मारिया और लूकस को ढूंढने के लिए निकल जाता है पर काफी रात हो जाने के बाद भी दोनों में से कोई उसे नहीं मिलते। हैंडी थक चुका था, वो काफी जख्मी भी था। इसी दौरान वो एक गाड़ी के सामने आ जाता है। उसकी इतनी खराब हालत देखकर उस गाड़ी में उसे लिफ्ट मिल जाती है। अब हम हैंडी को एक कैंप में देखते हैं जहां उसे कार्ल नाम का एक आदमी मिलता है। कार्ल बताता है कि जब मैं सुबह सोकर उठा तो मैंने देखा कि मेरी वाइफ ने एक नोट छोड़ा है कि वो बच्चों को लेकर बीच पर जा रही है। पर इससे पहले कि मैं भी बीच पर जाता, कुछ ही सेकंड्स के अंदर सब खत्म हो गया। हैंडी कहता है कि मुझे मेरे दोनों बेटे मिल चुके हैं पर मेरी वाइफ और मेरा बड़ा बेटा अभी तक नहीं मिले। हैंडी की बात सुनकर कार्ल कहता है, क्या तुमने घर पर फोन किया? हैंडी कहता है, नहीं, मुझे फोन नहीं मिला। ये सुनकर कार्ल अपना फोन निकालकर हैंडी को देता है और कहता है कि मैंने फोन की बैटरी बचाकर रखी हुई थी ताकि अगर मेरी फैमिली में से कोई भी जिंदा हो तो वो मुझे कॉल कर सके। अब हैंडी अपने डैड को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि सुनामी में मारिया और लूकस बह गए और अब तक नहीं मिले। मुझे सिर्फ थॉमस और साइमन ही मिले हैं। ये कहते कहते हैंडी काफी रोने लगता है और कहता है, पर मैं उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगा और उन्हें अपने साथ लेकर आऊंगा। हैंडी के साथ उस कैंप में जितने भी लोग होते हैं उन सभी ने उस भयानक सुनामी में अपने किसी न किसी फैमिली मेंबर को खो दिया है। ये सुनामी इतनी खतरनाक थी कि किसी को भी नहीं पता कि उसके फैमिली मेंबर जिंदा भी है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ हमें लूकस को दिखाया जाता है जिससे मिलने के लिए एक नर्स आती है। वो लूकस के सामने कुछ सामान रखकर उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हारी मॉम का है? लूकस उन सामानों को देखते ही कहता है, नहीं, ये मेरी मॉम का नहीं है। इसके बाद वो नर्स लूकस को लेकर हॉस्पिटल के एक कमरे में जाती है। लूकस देखता है कि उसकी मॉम वही है। वो अपनी मॉम को देखते ही रोने लगता है और कहता है, आपने तो प्रॉमिस किया था कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। तभी नर्स कहती है, इनकी सर्जरी थी और इसी दौरान गलती से इनका रिकॉर्ड चेंज हो गया, इसलिए इन्हें ढूंढने में वक्त लग गया। इधर हैंनरी और कार्ल मिलकर अपनी अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। ये दोनों हर हॉस्पिटल और हर रेस्क्यू कैंप में जाते हैं और अपनी फैमिली को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हैंडी अपने दोनों बेटों थॉमस और साइमन को भी ढूंढ रहा था क्योंकि वो दोनों भी अब हैंडी को नहीं मिल रहे थे। इस वजह से हैंडी और भी ज्यादा परेशान हो गया। अब हैंडी उसी हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है जहां पर मारिया और लूकस है। वहीं हमें मारिया को दिखाया जाता है जो लूकस से कहती है, लूकस मुझे बहुत प्यास लग रही है, जाओ पानी लेकर आओ। लूकस जल्दी से बाहर जाता है पानी लेने के लिए। वहीं हमें हैंडी को दिखाया जाता है
जो उस हॉस्पिटल के अंदर आ चुका था। दोनों बाप बेटे एक दूसरे के आसपास ही थे, मगर कोई भी एक दूसरे को नहीं देख पाता। हेनरी मारिया के रूम के पास भी जाता है, मगर दोनों के बीच पर्दा था, इसलिए हेनरी मारिया को नहीं देख पाता। अब हेनरी को लगता है कि यहाँ उसका परिवार नहीं है, इसलिए वो वहाँ से वापस जाने लगता है। पर तभी अचानक लूकस की नजर हेनरी पर पड़ती है। वो पीछे से अपने डैड को पहचान जाता है। अब लूकस अपने डैड के पीछे भागता है, पर हेनरी उसे कहीं नहीं मिलता क्योंकि वहाँ काफी भीड़ होती है। पर लूकस रुकता नहीं। वो हॉस्पिटल के बाहर आकर अपने डैड को आवाज लगाने लगता है। तभी रेस्क्यू किए गए बच्चों का एक ट्रक वहाँ से गुजरता है, जिसमें थॉमस और साइमन भी थे। कुछ देर के लिए वो ट्रक वहाँ रुकता है। थॉमस और साइमन दोनों उस ट्रक से नीचे उतरते हैं और तभी पीछे से लूकस भी वहाँ आ जाता है, पर ये भाई एक दूसरे को नहीं देख पाते। वहीं हेनरी भी उस गाड़ी में बैठ जाता है जिस गाड़ी में वो कार्ल के साथ यहाँ आया था। इधर लूकस, जिसे विश्वास था कि उसने अपने डैड को ही देखा है और वो इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए अब वो जोर जोर से अपने डैड को आवाज लगाने लगता है। और तभी लूकस की आवाज थॉमस और साइमन सुन लेते हैं। अब लूकस को देखते ही वो दोनों भागकर अपने भाई के पास आकर उसके गले लग जाते हैं। तभी ये तीनों देखते हैं कि इनके डैड भी वहाँ आ चुके हैं। दरअसल हेनरी ने भी लूकस की आवाज सुन ली थी। अब तीनों बच्चे अपने डैड को वहाँ देखकर उनसे लिपट जाते हैं और रोने लगते हैं। वही कार्ल, जो हेनरी को देख रहा था, वो अपने ट्रक ड्राइवर से कहता है हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि हेनरी को उसका परिवार मिल चुका है। अब लूकस सभी को मारिया के पास ले जाता है। मारिया की हालत काफी खराब हो चुकी थी। वो हेनरी और अपने दोनों बच्चों को सही सलामत देखकर काफी खुश होती है और हेनरी से कहती है तुम आ गए हो तो क्या मैं सो सकती हूँ। ये सुनते ही हेनरी परेशान हो जाता है। मारिया कहती है मैं मर रही हूँ। हेनरी कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा, अब मैं आ गया हूँ, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। मारिया की सर्जरी होनी थी, इसलिए उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। वहाँ एक और लेडी होती है। वो मारिया को देखकर कहती है मेरी भी फैमिली है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अपनी ताकत बचा कर रखी है। ये सुनकर मारिया के अंदर भी हिम्मत आ जाती है। अब मारिया की सर्जरी शुरू की जाती है। अपनी सर्जरी के दौरान मारिया को सुनामी के वही भयानक मंजर याद आते हैं जिसमें वो अपने परिवार से बिछड़ गई थी। उधर पूरी रात हेनरी और तीनों बच्चे मारिया के ठीक होने की प्रार्थना कर रहे थे। अब सुबह होते ही हेनरी लूकस के पास जाता है। लूकस काफी डरा हुआ था कि कहीं वो अपनी मॉम को खो ना दे, पर हेनरी उससे कहता है मॉम ठीक है, अब हम घर वापस जा रहे हैं। ये सुनते ही लूकस के सांस में सांस आती है। अब ये सभी प्लेन में बैठते हैं। लूकस अपनी मॉम के पास आता है और उनसे कहता है मॉम आपको पता है जिस बच्चे को हमने सबसे पहले बचाया था उसे भी उसके डैड मिल गए, मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये सुनकर मारिया लूकस को अपने गले से लगा लेती है और कहती है तुम बहुत बहादुर हो, मुझे तुम पर गर्व है। अब प्लेन की उड़ान भरते ही मारिया खिड़की के बाहर देखती है और उसे चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आती है। यहाँ मारिया समझ जाती है कि वो खुशकिस्मत है कि उसकी फैमिली इस भयानक तबाही से बचकर वापस आ गई, वरना यहाँ मरने वालों की संख्या लाखों में है। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है।